-6 हिंदी। अध्याय 471 दूसरा 6 स्टार। 50,308 सोलर स्टार फ्रेगमेंट्स। माइकल की आंखें बंद थीं और उसका ध्यान उसकी चेतना में मौजूद सोलर स्टार फ्रेगमेंट्स पर था। प्रकाश का गोला ठीक उसके सामने था और एथर भी। इनसेट के बारे में क्या ख्याल है? यह एथर में भी कुछ निवेश कर सकता है ताकि हमारा संबंध मजबूत हो और इसकी शक्ति बढ़े। इनसेट और एक्सट्रैक्शन के बीच एक हल्का सा संबंध था, लेकिन माइकल को इनसेट के बारे में अभी पर्याप्त जानकारी नहीं थी। उसके पास सोलरट्रेड का गहन अध्ययन करने का समय नहीं था। इसलिए अगर वह इनसेट को 6 स्टार तक अपग्रेड भी कर लेता तो भी वह उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। ग्लेसिकल नहीं। अगर ग्लेसिकल बेहतर रूप में विकसित नहीं हुआ तो मुझे इसका इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी उपयोगिता केवल बर्फीली धुंध और बर्फ से बनी चीजों तक ही सीमित है। ग्लेसिकल में मेरी दक्षता मुझे केवल तीरों और तलवारों की घटिया नकल बनाने की अनुमति देती है। अगर मेरी दक्षता बढ़ भी जाए तो भी मैं केवल बेहतर तलवारें और तीर ही बना पाऊंगा। ग्लेसिकल फ्रोजन नोवा या फ्रोजन किंगडम जैसा नहीं है। माइकल को बर्फ तत्व वाले सोलर ट्रेड्स पसंद थे, लेकिन वह इसे किसी तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फ्रेडरिक कोल्बेनहाइम के बर्फ तत्व वाले सोलर ट्रेड जैसा कुछ ग्लेसिकल से कहीं बेहतर होता, क्योंकि ग्लेसिकल आक्रमण पर केंद्रित है। ये काफी नाजुक था और इसलिए इसे एक उचित रक्षात्मक सोलर ट्रेड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इनसेट और ग्लेसिकल के अलावा माइकल ने टैमिंग, माइंड रीडर और सोल ग्रिमोयर को अपग्रेड करने के सभी विचार त्याग दिए। माइकल को यह भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोल ग्रिमोयर उसके पास क्यों है। उसे इस बात से थोड़ी परेशानी हो रही थी कि उसे सोल ग्रिमोयर का इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन उसने अभी तक इसे हटाया नहीं था क्योंकि उसका अहंकार उसे रोक रहा था। रीइंफोर्स्ड स्वॉर्डची भी माइकल की विशेषज्ञता नहीं थी। जब से उसने एथिर का इस्तेमाल करके तरह तरह के हथियार चलाना शुरू किया था, रीइंफोर्स्ड स्वॉर्डची उसके लिए कभी कभार ही बेहद उपयोगी साबित होती थी। ज्यादातर समय वह इसका इस्तेमाल ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स को मजबूत करने के लिए करता था। अगर यह रीइंफोर्स्ड में विकसित हो जाती और स्वॉर्ड टैग हट जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन माइकल लगभग 30,000 सोलर स्टार फ्रेगमेंट्स जुए में खर्च नहीं करना चाहता था। इसके बाद 3 सोलर ट्रेड्स बचे, जिनमें स्पिरिट गेज, ईगल आइज और एनहेंसमेंट शामिल थे। एनहेंसमेंट सबसे बहुमुखी सोलर ट्रेड था क्योंकि इसे उसके सभी सोलर ट्रेड्स के साथ जोड़ा जा सकता था। माइकल अपने शरीर को भी मजबूत कर सकता था। अब जब उसके पास इनसेट था तो वह अपने सहयोगियों पर भी एनहेंसमेंट का उपयोग कर सकता था। यह एक सर्वगुण संपन्न सोलर ट्रेड था। इसके बावजूद माइकल सोच रहा था कि क्या स्पिरिट गेज और ईगल आइज को अपग्रेड करना बेहतर नहीं होगा। ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए थे और जैसे जैसे इनकी स्टार रेटिंग बढ़ती, इनकी शक्ति भी बढ़ती जाती। एक बार इनमें से किसी एक को 6 स्टार तक अपग्रेड कर दिया जाए तो दूसरे सोलर ट्रेड की शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। दोनों के 6 स्टार तक पहुंचने पर उनकी शक्ति अद्वितीय हो जाएगी। स्पिरिट डिस्टर्बेंस काफी शक्तिशाली था और साथ ही अपने आसपास और दूसरों के भीतर की ऊर्जाओं को देख पाने की क्षमता भी। ऊर्जा के स्रोत को देख पाने की क्षमता उसके लिए बहुत मददगार साबित होगी क्योंकि इससे उसे अपने दुश्मनों के शरीर में ऊर्जा के संचार को समझने और उनकी चालों और हमलों के स्थान का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक समय मिल जाता था। इसके अलावा उसकी दृष्टि में जबरदस्त सुधार होगा। ईगल आइज और स्पिरिट गेज को अपग्रेड करने से माइकल की शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह से बढ़ेगी। मेरे पास 50,000 सोलर स्टार फ्रेगमेंट हैं। मैं ईगल आइज को तुरंत अपग्रेड कर सकता हूं और स्पिरिट गेज के लिए आउटलाइन बना सकता हूं। इसके बाद स्पिरिट गेज को 6 स्टार तक अपग्रेड करने के लिए 15-20 टेकोर को मारना काफी होगा। ये काम करेगा। ये सोचकर माइकल ने गहरी सांस ली और ईगल आइज के प्रतीक में सोलर स्टार फ्रेगमेंट्स प्रवाहित करने लगे। पलक झपकते ही हजारों सोलर स्टार फ्रेगमेंट्स समाहित हो गए। ईगल आइज का प्रतीक गुनगुनाने लगा। वह कंपन करने लगा और उससे चकाचौंध भरी रोशनी निकलने लगी, जिसके परिणामस्वरूप माइकल की पूरी चेतना उस रोशनी से भर गई। तेज धारदार ब्लेडों से चुभने वाला दर्द उसकी आंखों में चुभ गया। ये दर्द उसे चौंका गया और लगभग उसे बेहोश कर दिया। लेकिन माइकल अभी ईगल आइज सिंबल में और अधिक सोलर स्टार फ्रेगमेंट प्रवाहित करने में लगा हुआ था। वह अब रुक नहीं सकता था। दांत पीसते हुए माइकल ने धड़कते दर्द को सहन किया। उसकी दर्द भरी कराहों ने उसके आसपास की टीमों का ध्यान आकर्षित किया। जोसेफ ने माइकल को पुकारा, जिससे और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित हुआ, हालांकि माइकल कुछ भी सुन नहीं सका। कालेब, लिंकन और जीक उसके पास आ पहुंचे। उन्होंने माइकल की हालत देखी, लेकिन उन्हें बस यही नजर आया कि उनकी आंखों से खून बह रहा था।
बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन किसी को भी इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। माइकल के आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया। उसके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि उसके आसपास का वातावरण भी गर्म हो गया। कैलेब ने माइकल और आसपास के इलाके को ठंडा करने के लिए माइकल के चारों ओर बर्फ की दीवारें खड़ी कर दी। वह और भी कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे माइकल की हालत का कोई अंदाजा नहीं था। लिंकन और जीक को भी कुछ पता नहीं था। वे बस माइकल को देखते रहे और उसका हालचाल पूछते रहे। इसी बीच माइकल अपने भीतर से ही अपनी छोटी सी लड़ाई लड़ता रहा। उसने ईगल आइज सोलट्रेट में तब तक ऊर्जा प्रवाहित करना जारी रखा जब तक कि 31,500 सोलर स्टार फ्रैगमेंट खर्च नहीं हो गए। ईगल आइज प्रतीक पर बनी आकृतियां बदलने लगी। आकृतियों में बारीकियां बढ़ने लगीं और ईगल आइज की तीव्रता और भी बढ़ गई। माइकल के दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे उसकी आंखों में तेज दर्द के साथ साथ सिरदर्द भी होने लगा। माइकल ने दांत पीस लिए और मुट्ठियां भींच लीं। वह जोर जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसने अपनी सारी भावनाओं को दबा लिया। एक्सट्रैक्शन को 6 स्टार सोलट्रेट में अपग्रेड करना इतना दर्दनाक नहीं था। इससे उसके शरीर में काफी सुधार जरूर हुआ था, लेकिन एक्सट्रैक्शन से पहले कभी इतना दर्द नहीं हुआ था। ईगल आइज अलग था। यह एक सोलट्रेट था जिसने माइकल को उसके वॉर रूम में मिलाने के बाद से ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया था, और अब इसने उसकी आंखों को हमेशा के लिए बदल दिया। जब माइकल ने दोबारा आंखें खोली तो कई घंटे बीत चुके थे। सबसे पहले उसने ऊर्जा का एक विस्फोट देखा, संकुचित शुद्ध ऊर्जा जो तेज सफेद रोशनी में चमक रही थी। अंततः आयामी स्तंभ ढह गया। गठबंधन के 200 सदस्य स्तंभ पर अथक प्रहार कर रहे थे। इससे ऊर्जा की एक ऐसी लहर निकली जो सभी को अपनी चपेट में ले गई। वर्षों से आयामी स्तंभ के भीतर संचित ऊर्जा मुक्त हो गई। यह आसपास के वातावरण में फैल गई और परिवेशीय ऊर्जा में विलीन होकर उसे एकत्रित और शुद्ध कर दिया। माइकल ने अपनी लार ली। वह अपने आसपास की शुद्ध ऊर्जा को महसूस कर सकता था, बेशक, लेकिन अब वह उसे देख भी सकता था। आसपास की टिमटिमाती शुद्ध ऊर्जा छोटे छोटे तारों की तरह लग रही थी जो उसके चारों ओर हवा में फैली हुई थी। माइकल ने सहज ही उन तारों की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी ऊर्जा अवशोषण तकनीक पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से सक्रिय हो गई। उसने टिमटिमाते तारों को आत्मसात किया, जो अब तक उसने अनुभव की सबसे शुद्ध और सघन ऊर्जा थी, और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिल उठी। जंजीरों के खड़कने की आवाज उसके शरीर में गूंज उठी। उसके बाद कांच के टूटने की आवाज आई। माइकल ने सारी बाधाएं पार कर लीं। वह दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, माइकल? कालेब ने पूछा। माइकल के चारों ओर जमी बर्फ की दीवारें छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गईं। माइकल ने कालेब की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त क्या कह रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी आंखें अब काली नहीं हैं। जीक माइकल के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अजीब तरह से गंभीर था। उसने माइकल की आंखों में गहराई से देखा। उसकी नजर सुनहरी चमकती हुई पुतलियां पर पड़ी। माइकल को जीक की आंखों में अपनी ही छवि दिखाई दी और ये देखकर वह चौंक गया। उसकी आंखें अब काली, लगभग काली नहीं थीं। वे सुनहरे रंग की चमकीली थीं और जोश से भरी हुई थीं। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आपकी आंखों का रंग क्यों बदल गया? जीक ने पहले से भी ज्यादा गंभीर स्वर में पूछा। क्या आपको पता भी है कि मेरी आंखें विषम रंग की क्यों हैं? माइकल के पास जीक के दोनों सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरी सोल ट्रेड की वजह से, बेवकूफ, जीक ने माइकल को चौंकाते हुए कहा। बेवकूफ, लिंकन ने जीक को घूरते हुए बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बचपन के दोस्त के साथ क्या हो रहा है। बेशक माइकल की आंखों का सुनहरा हो जाना आश्चर्यजनक था, लेकिन जीक का इस तरह से प्रतिक्रिया देना सामान्य बात नहीं थी। मेरी सोलट्रेट, आई ऑफ इल्यूजन, पूरी तरह से आंखों पर केंद्रित सोलट्रेट नहीं है, क्योंकि इसकी प्राथमिकता यथार्थवादी भ्रम पैदा करना है। यही कारण है कि दोनों आंखों के बजाय एक आंख का रंग बदला। आखिरकार आंखों से संबंधित सोलट्रेट आंखों का रंग बदल सकती हैं, लेकिन केवल 6 स्टार या उससे ऊपर की सोलट्रेट ही ऐसा कर सकती हैं। ओह धत्तेरे की, माइकल ने मन ही मन गाली दी। वह तुरंत समझ गया कि जीक उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। जेक ने बताया कि उसकी आंखों के रंग में आया ये बदलाव समझ से परे था, सिवाय इसके कि उसका सोलट्रेट अचानक 6 स्टार में अपग्रेड हो गया हो। अपने चारों ओर फैले खून के धब्बे और चेहरे पर सूखे खून को देखकर जेक आसानी से समझ सकता था कि क्या हुआ होगा, लेकिन ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। माइकल का सोलट्रेट हॉक विशन 6 स्टार सोलट्रेट में अपग्रेड हो गया। अगर यह केवल ईगल आइज ही रहता तो शायद कोई समस्या नहीं होती।
दुर्भाग्य से सोल स्टेयर के साथ जुड़ाव ने एक उत्परिवर्तन को प्रेरित किया। 6 स्टार अपग्रेड पूरा होने पर ईगल आइज रॉक आइज में विकसित हो गया। साथ ही स्पिरिट गेज और रॉक आइज स्फीयर ऑफ लाइट के अंदर एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों सोल ट्रेड के बीच का जुड़ाव और भी तीव्र हो गया और ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को छूने ही वाले हों। इसलिए माइकल ने बचे हुए स्टार शॉट्स का उपयोग करके स्पिरिट गेज को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश की ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। स्पिरिट गेज को अपग्रेड करना उतना दर्दनाक नहीं था। उसे दर्द तो हुआ, लेकिन माइकल अपनी आंखें खुली रख सका और साथ ही ज़ीक से नजरें मिलाए रख सका। उसकी आंखों से फिर से खून बहने लगा, उसकी पुतली में चांदी जैसी चमक फैलने लगी। सोल स्टेयर रॉक आइज के साथ जुड़ने लगा। हालांकि स्पिरिट गेज सिंबल अभी तक इस विलय को पूरा करने के लिए आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंचा था। यह अधूरा रह गया और दोनों सोल ट्रेड्स एक दूसरे से जुड़ गए। माइकल को सहज ही समझ आ गया था कि फ्यूजन पूरा करने के लिए उसे सोल स्टेयर को 6 स्टार तक अपग्रेड करना होगा, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त स्टार शॉट्स नहीं थे। उसके पास मौजूद 50,308 सोल स्टार फ्रेगमेंट का पूरा भंडार पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। ज़ेक अधीर हो रहा था, लेकिन माइकल को अब कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। ज़ेक से नजरें मिलाने पर उसे जो दबाव महसूस होता था वह अब नहीं था। उसके दिल में दृढ़ संकल्प भर गया और उसने अपने दोस्त को देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। छिपे हुए लाभ। हर किसी के अपने छोटे छोटे राज होते थे। बहुत कम ही लोग खुलेआम अपनी बातें बताते थे, अपने सबसे गहरे राज बाहरी दुनिया को बताते थे। माइकल भी इसका अपवाद नहीं था। माइकल में बस एक ही फर्क था कि उसने अभी अभी ऐलान किया कि उसका एक राज है, और इससे ज़ीक के माथे पर शिकन आ गई। ज़ेक लावेटा को माइकल की आंखों में हुए बदलाव का कुछ अंदाजा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये बात समझ से परे थी। माइकल की पुतलियों के चारों ओर चांदी का घेरा दिखना तो और भी अजीब था। उसकी आंखें इतनी अचानक क्यों बदल गईं? आखिर हो क्या रहा था? क्या तुम मुझे बता नहीं सकते? कालेब ने पूछा। उसकी आंखें किसी दुखी पिल्ले जैसी लग रही थीं। कैलेब को माइकल के रहस्य में दिलचस्पी थी, लेकिन इसका कारण ज़ीक जैसा नहीं था। असल में कैलेब माइकल के रहस्यों को नजरअंदाज कर सकता था। उसके लिए यह ज्यादा इस बात से जुड़ा था कि उसका पहला सच्चा दोस्त उससे राज छिपा रहा है। कैलेब को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। क्या वह भरोसे के लायक नहीं था? क्या माइकल उसे सच में एक सच्चा दोस्त मानता था? ये जानते हुए भी कि हर किसी के अपने छोटे मोटे राज होते हैं, उसे इतना दुख क्यों हो रहा था? अपने दोस्तों के चेहरे के भावों में बदलाव देखकर माइकल ने अपने होंठ दबा लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कालेब को ये सुनकर इतना दुख होगा कि उसने उसकी आंखों में चल रही समस्या के बारे में नहीं बताया। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़ेनोविया परिवार को बताना चाहता हूं, उसने कुछ सेकंड बाद धीरे से जवाब दिया। मुझे लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ आत्मा का समझौता किया है तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़ेनोविया परिवार ऐसा चाहेगा। अगर उन्हें पता चला कि उनके प्रिय स्वर्गीय चुने हुए ने मुझसे कुछ छिपाने के लिए आत्मा का समझौता किया है तो उन्हें शक हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अब जब माइकल ने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह कालेब को अपना राज बता सकता है। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। समस्या ये थी कि अगर उसके परिवार में कोई परेशानी आ जाती तो माइकल को इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि कालेब उसका राज छुपाए रखेगा। यह महज एक संभावना थी, बहुत कम संभावना, लेकिन ऐसा हो सकता था कि कालेब राज खोल दे। यही बात एलिस पर भी लागू होती थी। शायद जब वह दर्जनों आत्मिक गुणों से युक्त एक उच्चतर जीवन रूप बन जाएगा तो हालात थोड़े बदल जाएंगे। उसकी शक्ति इतनी अधिक होगी कि ज़ेनोविया परिवार या कोई भी अन्य परिवार निष्कर्षण के बारे में पता चलने पर उसके जीवन में समस्याएं पैदा करने में कठिनाई महसूस करेगा। अगर मुझे ज़ेनोविया परिवार के बारे में ज्यादा पता होता तो बहुत आसानी होती। शायद मैं कालेब को कुछ बातें बता सकूं जब मुझे पक्का पता चल जाए कि ज़ेनोविया परिवार के बाकी सदस्य भी भाई बहनों जैसे ही हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं भविष्य में उनके साथ सोलर ट्रेड्स और सोलर स्टार फ्रेगमेंट का आदान प्रदान भी कर सकूं। लेकिन फिलहाल माइकल एक्सट्रैक्शन को गुप्त रखना चाहता था, भले ही उसे लगता था कि वह इसे ज्यादा समय तक छिपा नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल। आखिरकार वह बहुत तेजी से बदल रहा था। लेकिन कालेब को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह जानता था कि ज़ेनोविया परिवार यह जानना चाहेगा कि उसने आत्मा संधि पर हस्ताक्षर क्यों किए। अगर उसने किए भी हो तो वे उससे और माइकल से तब तक पूछताछ करेंगे जब तक उन्हें उनके रहस्य के पीछे का कारण पता न चल जाए। माइकल यही टालना चाहता था।
फिर भी यह अजीब लग रहा था कि माइकल बिना आत्मा संधि के अपना रहस्य किसी के साथ साझा नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि माइकल कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात छिपा रहा था, कुछ ऐसा जिसके लिए उच्च समाज पागल हो जाएगा। मैं अपने राज छुपाए रख रहा हूं क्योंकि मैं अपने प्रियजनों को राज बताकर उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं राजनीति में अभी नया हूं और मुझे बस इतना पता है कि हर कोई मुझे ऊंचे समाज से दूर रहने की चेतावनी देता है और यह भी कि हर बड़ा परिवार कितना प्रभावशाली होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे कि मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूं। यह मेरी और उन लोगों की सुरक्षा के लिए है जिन्हें मैं सब कुछ बताना चाहता हूं। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, माइकल ने आगे बताया। जब उसने कहा कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसके इस राज पर दूसरे परिवार कैसी प्रतिक्रिया देंगे, तो वह पूरी ईमानदारी से बोल रहा था। अगर उसने लिंकन, ज़ीक और कालेब को बता दिया, तो कौन जाने उनके परिवार वालों को पता चलने पर क्या करेंगे। क्या वे माइकल को अपने लिए चाहेंगे और माइकल के इस राज को दुनिया से छुपाने के लिए एक दूसरे को खत्म कर देंगे, या उसे किसी गुलाम की तरह आपस में बांट लेंगे। किसी भी तरह से माइकल खुद को ऊंचे समाज के नाटकों में एक कठपुतली के रूप में ही देख सकता था जब उन्हें इस राज के बारे में पता चल गया। ज़ेक माइकल के रहस्य के बारे में और भी उत्सुक होता जा रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया कि वह माइकल से राज उगलवाने के लिए आत्मा संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। आत्मा अनुबंध तो ठीक था, लेकिन आत्मा संधि बहुत बड़ी बात थी। वह लविता परिवार का वारिस था और आत्मा संधि के कारण सब कुछ खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। माइकल को कुछ हद तक जानने के कारण ज़ेक को लगा कि उसकी आत्मा संधि बहुत ही सख्त होगी, जिसमें माइकल द्वारा बताई गई जानकारी और रहस्यों के साथ कुछ भी करने की कोई छूट नहीं होगी। फिर भी ज़ेक को अभी जो जानकारी मिली उससे उसे कुछ बातें समझ में आ गईं। उसने कुछ बातें मन में बिठा ली और माइकल की बातों को याद रखने का फैसला किया। ये जानकारी शायद भविष्य में उसके काम आएगी। लिंकन भी माइकल के रहस्य को लेकर उत्सुक था। वह माइकल के साथ आत्मा का समझौता करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, ताकि उसकी यह जिज्ञासा शांत हो सके जो उसे काफी समय से सता रही थी। दुर्भाग्य से वह घरवालों से सलाह लिए बिना आत्मा का समझौता नहीं कर सकता था। लिंकन और ज़ीक ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि माइकल फिर उन्हें अपना रहस्य नहीं बताएगा। अपने परिवार वालों को माइकल के रहस्य और आत्मा के समझौते की उसकी मांग के बारे में बताना पूरी दुनिया को ये बताने जैसा था कि माइकल के पास छिपाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उल्टा असर डालता। अगर वे अपने परिवार के बारे में बता देते तो माइकल उन पर भरोसा नहीं कर पाता। लिंकन, ज़ीक और कालेब इस बात को अच्छी तरह समझते थे। उन्हें लगा कि माइकल ने उनकी वफादारी की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। उसने उन पर इतना भरोसा किया कि उन्हें एक राज के बारे में बता दिया, लेकिन फिलहाल उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं या बताना चाहते हैं? ज़ीक ने एक और कोशिश की। वह हार नहीं मानना चाहता था। इसी बीच कालेब ने कहा, कुछ भी। इस समय कालेब थोड़ा दयनीय और थोड़ा हताश लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। दूसरी ओर कालेब समझता था कि माइकल इतना सावधान क्यों था। अगर अपनी सुरक्षा या अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए उच्च समाज से अपना रहस्य छिपाना वाकई जरूरी था, तो शायद किसी को न बताना ही बेहतर होता। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय उसका दिमाग और दिल आपस में लड़ रहे हों। अच्छा, मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूं कि अपने परिवार के उच्च अधिकारियों का हिस्सा बनने के बाद भी आप लोग वैसे ही बने रहें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बदलें। शायद भविष्य में आप अपने परिवारों को प्रभावित कर सकें। आप लोग काफी मजबूत हैं। या माइकल ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सुनहरी चमकती आंखों में जोश और बढ़ गया। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। बाकी लोगों को उम्मीद थी कि माइकल बोलना जारी रखेगा, लेकिन उसका कुछ भी जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अंत में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलिए ऐसी निराशाजनक बातों के बारे में न सोचें। मैं पहले से ही खुद को बहुत परेशान कर रहा हूं क्योंकि मैं सबको इसके बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन छोड़िए, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। माइकल एक पल के लिए परेशान दिखे, लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। उसने अपना गला साफ किया और गठबंधन के 200 सदस्यों के समूह से अलग होने का फैसला किया। चूंकि मैं एक परिवर्तनशील सदस्य हूं, इसलिए मैं अपना काम ठीक से करूंगा। मैं अब चलता हूं और गठबंधन के और सदस्यों की तलाश करूंगा, माइकल ने अपने दोस्तों से कहा, जो केवल सिर हिलाकर सहमति जता सके। माइकल के मिशनों में से एक था ट्राइटन गठबंधन के बिखरे हुए समूहों को एकत्रित करना ताकि उनकी युद्ध शक्ति को एकजुट किया जा सके।
साथ ही उसे टेकुर के बारे में और शेष आयामी स्तंभों के स्थान के बारे में जानकारी एकत्र करनी थी। वह ऐसा करने के लिए दूसरों के साथ नहीं रह सकता था। अपना ख्याल रखना, लिंकन ने हल्के से कहा। इसी बीच कालेब ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पहले से काफी बेहतर लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने रहस्य के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। जब तुम तैयार हो जाओ तब हमें बता देना। दबाव डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। माइकल मुस्कुराया और कालेब के कंधे पर थपथपाया। वह काफी परिपक्व हो गया है ना? ठीक है, फिर मिलेंगे। माइकल ने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार किया और जमीन पर लात मारी। वह गठबंधन के सदस्यों के समूह से अलग होकर खाली मैदानों में अपना रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ा। मैदानों से गुजरते हुए उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उनमें से अधिकतर अभी अभी कालेब और अन्य लोगों से हुई बातचीत को लेकर चिंताएं थीं। सौभाग्य से जब उसने ईगल आइज को रॉक आइज में अपग्रेड करने से आए जबरदस्त परिवर्तन को महसूस किया, तो वह उन विचारों को किनारे रख सका। अब जब उसकी सोलट्रेट 6 स्टार तक पहुंच गई थी, तो माइकल ने कई बदलाव महसूस किए। सबसे पहले माइकल ने महसूस किया कि उसका शरीर अधिक मजबूत हो गया है और उसके शरीर के भीतर की मूल ऊर्जा शुद्ध हो गई है, भले ही ये थोड़ी सी ही क्यों न हो। ये परिवर्तन असाधारण नहीं था, लेकिन जागृत के रूप में अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ यह उल्लेखनीय होगा। माइकल को उम्मीद नहीं थी कि ईगल आइज के 6 स्टार रॉक आइज में विकसित होने पर उसके शरीर और मूल ऊर्जा में इतना परिवर्तन आएगा। हालांकि उसे एक समान घटना याद आई जिसके परिणाम बिल्कुल वैसे ही थे। ये तब हुआ था जब एक्सट्रैक्शन को 6 स्टार में अपग्रेड किया गया था। एक्सट्रैक्शन के 6 स्टार तक पहुंचने पर उसके शरीर में थोड़ा बदलाव आया और उसके भीतर की मूल ऊर्जा अधिक शुद्ध हो गई। मेरे सभी सोलट्रेट्स को अपग्रेड करने से मेरा शरीर और भी मजबूत होगा और मेरी मूल ऊर्जा और भी शुद्ध हो जाएगी। एक बार जब मेरे सभी सोलट्रेट्स 7 स्टार हो जाएंगे, तो मैं शायद उच्च स्तर के अवेकन जितना शक्तिशाली हो जाऊंगा, भले ही मैं अपने सोलट्रेट्स का उपयोग न करूं। ये बिल्कुल भी अतिशक्तिशाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस इसी तरह माइकल को 6 स्टार सोल ट्रेट या उससे ऊपर के स्तर के सोल ट्रेट रखने के छिपे हुए फायदों के बारे में पता चल गया। अकेला 5 स्टार ईगल आइज को 6 स्टार रॉक आइज में अपग्रेड करने के छिपे हुए फायदों के अलावा माइकल को सामान्य फायदे भी मिले, और वे वाकई अद्भुत थे। सबसे पहले उसकी आंखों का रंग बदलकर चमकीला सुनहरा हो गया। यह शायद कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन आंखों के इस परिवर्तन के साथ कई फायदे भी जुड़े थे। माइकल अब हर समय अपने सामने ऊर्जा की धाराओं को देख सकता था। ऊर्जा की धाराएं स्पष्ट और बेहद विस्तृत थीं। अपने चारों ओर ऊर्जा की धाराओं के अलावा माइकल अब वस्तुओं और अन्य लोगों के भीतर और आसपास की ऊर्जा को भी देख सकता था। माइकल स्पष्ट रूप से बता सकता था कि लिंकन के पास जीक से थोड़ी अधिक ऊर्जा थी, लेकिन उसके भीतर की मूल ऊर्जा की शुद्धता थोड़ी कम थी। जीक और लिंकन दोनों के पास कालेब की तुलना में कम मूल ऊर्जा थी, भले ही उसके युद्ध प्रतीक का शुद्धिकरण स्तर कम था। कालेब की मूल ऊर्जा का शुद्धिकरण स्तर भी अधिक था। हर किसी की मूल ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन भी काफी दिलचस्प है। मैं हर किसी की मूल ऊर्जा का विश्लेषण कर सकता हूं और कम से कम कुछ हद तक ये पता लगा सकता हूं कि उनकी आत्मा की विशेषताएं क्या करने में सक्षम है। बढ़िया। प्रत्येक ऊर्जा थोड़ी अलग थी, चाहे वह परिवर्तन हो, शुद्धता हो, शक्ति हो, जागृत व्यक्ति के भीतर ऊर्जा की मात्रा हो, इत्यादि। सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाना उसके शत्रुओं की शक्ति को मापने का एक बेहतरीन साधन था। जहां तक उसकी दृष्टि की बात है, माइकल को यह भी ठीक से पता नहीं था कि वह इस समय कितनी दूर तक देख सकता है। उसकी नज़र में सब कुछ एकदम साफ दिखाई दे रहा था। वह दूर के सबसे धुंधले विवरणों को भी बिना आंखों पर जोर डाले पहचान सकता था। 2 या 3 किलोमीटर। अपनी आंखों के रूपांतरण से मिलने वाले लाभों के अलावा माइकल ने यह भी महसूस किया कि अपनी आंखों में मूल ऊर्जा प्रवाहित करके वह अपनी दृष्टि को और भी बढ़ा सकता है। रोक आंखों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उनमें ऊर्जा प्रवाहित करने से वह अपने आसपास की हर चीज को ऐसे देख पाता था मानो समय ही धीमा हो गया हो। यह कोई असाधारण परिवर्तन नहीं था, लेकिन माइकल को पूरा विश्वास था कि युद्ध में ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, दुश्मनों के हमलों का अनुमान लगाने और उनके आक्रमण शुरू करने से पहले ही उन पर हमला करके उनके आक्रमण पैटर्न का मुकाबला करने में। स्पिरिट गेज और रॉक आइज के बीच का जुड़ाव सबसे प्रभावशाली बदलाव था। यह आसानी से समझा जा सकता था कि भविष्य में स्पिरिट गेज रॉक आइज के साथ जुड़ जाएगी। अभी भी स्पिरिट गेज और रॉक आइज पहले से ही थोड़े अंतर से जुड़े हुए थे। ये जुड़ाव शुरू हो चुका था और बस स्पिरिट गेज को 6 स्टार में अपग्रेड करना बाकी था। कम से कम माइकल का तो यही अनुमान था।
स्पिरिट गेज को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे सोलर स्टार फ्रैगमेंट की आवश्यकता होगी, इसलिए अब आगे बढ़ने का समय आ गया था। माइकल ने ऊर्जा की धाराओं का उपयोग करने के लिए अपने शरीर के बाहर एक्सट्रैक्शन की टहनियां छोड़ी। साथ ही उसने अपनी आंखों में और अधिक ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे पहली बार रॉक आइस की पूरी शक्ति सक्रिय हो गई। आसपास के इलाके की जानकारी उसके दिमाग में आने लगी, जिसमें वे सभी छोटी मोटी बातें भी शामिल थीं जिन्हें जानने की किसी को जरूरत नहीं थी। माइकल ने बेकार की जानकारियों को तुरंत हटा दिया और कम महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने लगा। मेरे दाहिनी ओर 5 किलोमीटर दूर 4 नहीं 5 टेकुर का एक समूह है। ठीक है। माइकल ने दुश्मनों के एक समूह को सटीक रूप से निशाना बनाया और तुरंत कार्रवाई की। उसने आसपास के वातावरण में एक्सट्रैक्शन की और भी लताएं छोड़ी और साथ ही इंसर्ट को सक्रिय किया। उसने अपने चारों ओर ऊर्जा की धाराओं में एक्सट्रैक्शन की लताओं को ठीक से डाला ताकि सुनहरी लताओं द्वारा आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाए। उसने अवशोषित ऊर्जा का तुरंत उपयोग करके एक संपीड़ित ग्लेशिकल तलवार बनाई। ग्लेशिकल तलवार को तब तक संपीड़ित किया गया जब तक कि माइकल की महारत की सीमा समाप्त नहीं हो गई और वह आगे नहीं बढ़ सकी। फिर माइकल ने प्रबलित तलवार ऊर्जा और संवर्धन का उपयोग करके संपीड़ित ग्लेशिकल तलवार पर एक परत चढ़ाए। तीसरा चरण संपीड़ित ग्लेशिकल तलवार के चारों ओर ग्लेशिकल तलवार की एक और परत बनाना था, जिसे उसने फिर से संपीड़ित किया। फिर प्रबलित तलवार ऊर्जा और संवर्धन की दूसरी परत लगाई गई। माइकल तब तक नहीं रुका जब तक कि ग्लेशिकल तलवार को 3 परतों में संपीड़ित नहीं कर दिया गया, जिसमें प्रबलित तलवार की ऊर्जा और संवर्धन की 3 परतें अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाई गईं। फिर उसने इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराया जब तक कि उसके पास कुल 5 तिरी संपीड़ित संवर्धित ऊर्जा ग्लेशिकल तलवारें तैयार नहीं हो गईं। प्रत्येक त्रिगुणित उन्नत ची ग्लेशिकल तलवार को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी संपूर्ण ऊर्जा भंडार के लगभग 15% के बराबर थी। फिर भी माइकल का ऊर्जा भंडार पूरी तरह भरा हुआ था। ये सब एक्सट्रैक्शन टेंड्रिल्स की बदौलत था। उन 5 शक्तिशाली टेंड्रिल्स को बनाए रखने से वह मानसिक रूप से थोड़ा थक गया था। हालांकि इससे मानसिक तनाव की तुलना में ऊर्जा की खपत कहीं अधिक हुई। सौभाग्य से एक्सट्रैक्शन टेंड्रिल्स अभी भी सक्रिय थे। जब माइकल और टेकुर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से कम रह गई, तो उनमें से किसी एक ने उसे देख लिया होगा। वे उसकी ओर मुड़े और तुरंत उस पर हमला कर दिया। माइकल ने महसूस किया कि उनमें से 2 बेहद तेज थे, इसलिए उसने अपने शरीर पर 7 परतों का एनहेंसमेंट लगाया। उसने एनहेंसमेंट को अपने शरीर में उसी तरह समाहित कर लिया जैसे उसने मूल ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को अस्थायी रूप से मजबूत किया था। जैसे ही संवर्धन की 7 परतों का असर शुरू हुआ, माइकल को लगा मानो उसका शरीर फट जाएगा। फिर भी माइकल ने इसे सहन किया। उसने अपने शरीर में उमड़ रही शक्ति को स्वीकार किया और आगे बढ़ा। उसके पैर जमीन में गहरे धंस गए, जिससे खुरदरी सतह पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। माइकल के पैरों की भयानक ताकत से जमीन पर लात मारने से ढीली मिट्टी चारों दिशाओं में बिखर गई। वह एक पल में बदल गया और उसके चारों ओर 5 तिगुनी संपीड़ित संवर्धित ची ग्लेशिकल तलवारें घूमने लगीं। माइकल का शरीर सहज रूप से प्रतिक्रिया करने लगा। उसकी आंखें इधर उधर घूमकर संभावित खतरों को पहचानने और अपने शत्रुओं की चाल का पता लगाने लगीं। उन्होंने अपने शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रवाहित की और गति पकड़ी। लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले थे, माइकल सबसे नजदीकी टेकुर के सामने प्रकट हो गया। उसके हाथों में एथिर प्रकट हुआ और एक चमकदार सुनहरी रोशनी से लिपटी दरांती का रूप ले लिया। दरांती के ब्लेड पर निष्कर्षण प्रक्रिया लागू की गई थी। इसने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित किया, जिसका उपयोग एथिर दरांती पर चढ़ी निष्कर्षण की सुनहरी चमक पर सक्रिय रूप से इंसर्ट लगाने के लिए किया गया। जैसे ही एथिर सिकल निकटतम टेकुर के अत्यंत टिकाऊ पंजे से टकराया, एक्सट्रैक्शन की शक्ति टेकुर में समा गई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक तिगुनी संपीड़ित उन्नत ग्लेशिकल तलवार प्रकट हुई। ऊर्जा के तीव्र प्रवाह के साथ ये तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही टेकुर तक शेष दूरी तय कर ली। ग्लेशिकल तलवार टेकुर से टकरा गई। साथ ही शेष 4 तिगुनी संपीड़न उन्नत ग्लेशिकल तलवारें भी मुक्त हो गईं। प्रत्येक ग्लेशिकल तलवार ने एक शत्रु को निशाना बनाया, लेकिन अपने शत्रुओं को एक ही हमले में नष्ट करने के बजाय माइकल ने ग्लेशिकल तलवारों को विस्फोटित करने की इच्छाशक्ति का प्रयोग किया। प्रत्येक परत विस्फोट के साथ मुक्त हुई, जबकि प्रबलित तलवार ची परत ने आसपास के वातावरण में बर्फीली धुंध फैला दी। चारों टेकुर हमले को रोकने या उससे बचने से ठीक पहले ही ग्लेशिकल तलवारें फट गईं। ग्लेशिकल तलवारों के फटते ही वे बर्फीली धुंध के घने बादल में तब्दील हो गए, जिससे टेकुर अचंभित रह गए।
टेकोर ने बर्फीली धुंध में घुसने का इरादा किया, लेकिन उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि उनके चारों ओर की बर्फीली धुंध हिल रही थी। बर्फीली धुंध के भीतर छोटे छोटे हिमनत तलवारें बनने लगीं और चारों ओर से उनकी ओर फट पड़ीं। टेकोर उन हिमनत तलवारों को देख भी नहीं पाए। उन्हें बस एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी। उनकी इंद्रियां कड़ाके की ठंड और उस बर्फीली धुंध में व्याप्त ऊर्जा से पूरी तरह सुन्न हो गई थीं। माइकल को सिरदर्द हो रहा था क्योंकि वह थोड़ी दूरी पर मौजूद 4 टेकोरों से निपटने की कोशिश कर रहा था, साथ ही अपने ठीक सामने वाले टेकोर से भी लड़ रहा था। उसके सामने वाले टेकोर की ओर फेंकी गई ग्लेसिकल तलवार तुरंत नहीं फटी। पहले तो वह टकराई, जिससे टेकोर का सिर लगभग कुचल गया, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपनी सोलट्रेड का इस्तेमाल करके हमले को रोक दिया और पीछे हट गया। अगले ही पल तलवार टूटकर बिखर गई। माइकल अब टेकोर के सोलट्रेड और उसकी शक्ति से पूरी तरह अवगत था, इसलिए वह आवश्यकता पड़ने पर अपनी युद्ध शैली में बदलाव कर सकता था। उसने हिमपातकारी धुंध को ग्लेसिकल तलवारों में बदलने की इच्छा की और एक्सट्रैक्शन के साथ इंसर्ट का उपयोग करके हिमपातकारी धुंध के भीतर हर जगह सुनहरे धागे फैला दिए। एक्सट्रैक्शन पर एनहेंसमेंट की कई परतें लगाने के बाद माइकल ने चारों ओर से ग्लेसिकल स्वॉर्ड से टेकोर पर हमला करना शुरू कर दिया। इंसर्ट का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं हुआ। इसने एक्सट्रैक्शन को कई स्थानों से टेकोर में घुसपैठ करने और समय के साथ उसे कमजोर करने का मौका दिया। अगले ही पल माइकल ने पास के टेकोर के चारों ओर फैली बर्फीली धुंध को हटा लिया। उसने टेकोर की घोर काली आंखों में गहराई से देखा और स्पिरिट डिस्टर्बेंस का सबसे शक्तिशाली रूप इस्तेमाल किया। टेकोर एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गया। उसकी मानसिक शक्ति माइकल या उसके भीतर मौजूद एक्सट्रैक्शन की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर पाए। एक्सट्रैक्शन की शक्ति फैल गई और उसने एक साथ जीवन शक्ति और ऊर्जा दोनों को सोख लिया। जैसे ही जीवन शक्ति माइकल के शरीर में प्रवेश कर गई, उसके सिर का दर्द कम हो गया। इसी बीच उस ऊर्जा का उपयोग दूसरी स्पिरिट डिस्टर्बेंस के लिए किया गया। इस बार माइकल ने एथिर सिकल पर एनहेंसमेंट का प्रयोग किया। उसने पूरी शक्ति से प्रहार किया और टेकोर के सिर को चीरते हुए उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। टेकोर के जमीन पर गिरने के साथ ही माइकल को ऊर्जा का एक प्रवाह प्राप्त हुआ। जीवन शक्ति और मूल ऊर्जा के अंतिम अंश माइकल के शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे उसकी ऊर्जा का भंडार पूर्ण रूप से भर गया और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति भी चरम पर लौट आई। मैंने उन कमीनों में से एक को मारने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च कर दी जितनी कि अधिकांश मिड टियर 3 अवेकेंड भी नहीं करते। मेरी ऊर्जा खपत वाकई अविश्वसनीय है। सम्मन, हेलमेट और भी बहुत कुछ। माइकल को जल्दी ही एहसास हो गया कि अपनी आत्मा की विशेषताओं का इस तरह से बेहिसाब इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं था। उसने पहले टेकोर को हरा दिया और बाकी 4 टेकोर में निष्कर्षण की एक शाखा डालने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति तेजी से कम होती जा रही थी। अगर वह पहले टेकोर की जीवन शक्ति को निकालने में सक्षम न होता, तो माइकल को बाकी 4 टेकोर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता। सौभाग्यवश चारों टेकोर के ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स के गठन और जमा देने वाली धुंध से भागने से पहले वह अपनी मानसिक शक्ति को उसके मूल चरम पर रीसेट करने में सक्षम था। माइकल ने बर्फीली धुंध को दूर किया और कुछ क्षणों के लिए अपनी अधिकांश सोलट्रेड्स का उपयोग करना बंद कर दिया। उसका ध्यान केवल टेकोर के भीतर मौजूद एक्सट्रैक्शन की शाखाओं पर था। इसके अलावा रॉक आइस को पूरी तरह से सक्रिय करके वह टेकोर की कार्ययोजना का अध्ययन कर रहा था। टेकोर आमतौर पर आत्मविश्वासी होते थे और अंतरआयामी ध्वज युद्ध में दुश्मन पर हमला करने से पीछे नहीं हटते थे। हालांकि अपने साथियों के सिर का ऊपरी हिस्सा बाकी टेकोर के शरीर के बगल में पड़ा देखकर उन्हें अधिक सतर्क रहने का पर्याप्त कारण मिल गया। एक टेकोर ने अपनी सोलट्रेड का उपयोग करके एक उग्र रक्तशिल्पी कुत्ते को बुलाया। उग्र रक्तशिल्पी कुत्ते की कंधे तक की ऊंचाई 1 मीटर थी। उसके नुकीले दांत कृपाण जैसे थे और उसका पूरा शरीर आग की लपटों से ढका हुआ था। उग्र रक्तशिल्पी कुत्ता तेजी से आगे बढ़ा और माइकल से मात्र 20 मीटर की दूरी पर आकर उसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। ये दूरी लाल रंग की ज्वाला छोड़ने के लिए पर्याप्त थी, एक ऐसी ज्वाला जिसमें रक्त और अग्नि विद्या दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया था। लाल लपटों की धारा और उग्र रक्तशिल्पी कुत्ते के भीतर ऊर्जा के संचार का विश्लेषण करते हुए माइकल की आंखें कमजोर रूप से चमक उठीं। ज़ेरोआ की ज्वालाएं और भी भयानक हैं, उसने सोचा जैसे ही ज्वालाएं उस तक पहुंची। हालांकि माइकल ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। उसने आग की लपटों को गले लगाया, उसकी गर्माहट महसूस की और मुस्कुराता रहा। ज़ेरोआ के साथ अपने बंधन को मजबूत करना सार्थक साबित हुआ। इससे न केवल उसे एलिमेंटल एम्प्रेस जैसी शक्तिशाली सहयोगी मिली, बल्कि ज़ेरोआ के सबसे शक्तिशाली तत्व के प्रति उसकी प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। फायरी ब्लडहाउंड की लाल ज्वालाएं एलिमेंटल एम्प्रेस की पौराणिक ज्वालाओं की प्रचंड शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थीं।
टेकोर उसे घूर रहा था, उसके जबड़े गुस्से से खड़खड़ा रहे थे और उसके भीतर की ऊर्जा एक बार फिर उग्र रूप से उमड़ रही थी। वह एक और उग्र रक्तशिल्पी को बुलाने ही वाला था। रॉक आइस की बदौलत माइकल ने तुरंत देखा कि दूसरे ब्लडहाउंड को बुलाने के लिए पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। उसकी ऊर्जा का प्रवाह भी अलग था। उसने दूसरे ब्लडहाउंड को पहले की तरह आसानी से नहीं बुलाया। इसके बजाय उसने पहले अपने सामने जमीन पर एक समनिंग सर्कल बनाया और फिर अपनी सरल, विशेष तकनीक का उपयोग किया, या कम से कम माइकल को यही लगा कि वह ऐसा कर रही थी, दूसरे फायरी ब्लडहाउंड को बुलाने के लिए। माइकल ने बड़े वाले को ब्लडवुल्फ नाम देने का फैसला किया क्योंकि वह आज्ञाकारी कुत्ते की बजाय एक बड़े भेड़िए जैसा दिखता था। उसके दांत फायरी ब्लडहाउंड से 3 गुना लंबे थे और उसका पूरा शरीर घनी मांसपेशियों से भरा हुआ था। ब्लडवुल्फ की कंधे तक की ऊंचाई 2 मीटर थी और उसके द्वारा छोड़ी गई ज्वालाएं भी कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। माइकल के शरीर से बर्फीली धुंध फूट पड़ी और उसने जलती हुई लाल लपटों को रोक दिया, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला रही थी। बर्फीली धुंध तेजी से पिघल गई, लेकिन लपटों की पूरी ताकत उस तक नहीं पहुंची, और जो कमजोर लपटें अंततः उस तक पहुंची, वे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थीं। उसकी प्राकृतिक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या सम्मना को मारने से इस स्थान से सम्मन भी बाहर निकल जाएंगे, माइकल ने बुदबुदाया। तभी शेष 3 टेकुर हरकत में आ गए। उनमें से एक ने ब्लडवुल्फ द्वारा पैदा किए गए व्यवधान का फायदा उठाकर माइकल पर बगल से हमला कर दिया था। उसके शरीर और कवच पर नीले रंग का कवच था। टेकोर ने हेलमेट भी पहना हुआ था और उसके हाथों में 2 लंबी तलवारें थीं जो अजगर के दांतों जैसी दिखती थीं। तलवारें खास थीं, लेकिन माइकल को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बल्कि हेलमेट ने माइकल की जिज्ञासा जगा दी। रोक की आंखों ने उसे हेलमेट में कुछ खास महसूस करने दिया। यह एक ऐसा हेलमेट था जिसमें छोटे छोटे पंख लगे थे जो हवा में धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही पंख फैले, टेकोर की कुशलता तेजी से बढ़ गई। ये हेलमेट टेकुर की आत्मा की विशेषता थी, जो उसकी चपलता, प्रतिक्रिया गति और मानसिक प्रतिरोध को बढ़ाती थी। माइकल ने सहज रूप से महसूस किया कि उसके सामने मौजूद टेकुर के भीतर मौजूद ऊर्जा निष्कर्षण की शक्ति किसी काम की नहीं थी। ये धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को सोख रही थी, लेकिन टेकुर की स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई मानसिक प्रतिरोधक क्षमता ने ऊर्जा के अत्यधिक क्षय को रोक दिया। इस अवस्था में टेकुर की जीवन शक्ति को निकालना भी संभव नहीं था। लेकिन माइकल बस मुस्कुराया। वह सीधे टेकुर की तलवारों की ओर दौड़ा। एथिर का आह्वान तुरंत हो गया। एथिर 2 छोटी ढालों में विभाजित हो गया, जिनसे माइकल ने आने वाली तलवारों को रोक दिया। टेकोर ने अपनी दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन बर्फीली धुंध के एक झटके ने उसे चौंका दिया। माइकल ने बर्फीली धुंध को एक विशाल ग्लेसिकल में बदल दिया, जिसने टेकोर की भुजाओं और तलवारों को ढक लिया। ग्लेसिकल जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन माइकल यही चाहता था। उसने ग्लेसिकल पर इंसर्ट का प्रयोग किया और उसे पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किया। जैसे ही ग्लेसिकल अनगिनत टुकड़ों में टूटा, ग्लेसिकल के भीतर से निकली बर्फीली धुंध टेकुर की भुजाओं और तलवारों में समा गई। भले ही माइकल इस तरह से टेकुर को मार न सके, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि टेकुर की भुजाओं और तलवारों को कुछ नुकसान जरूर होगा। दुर्भाग्यवश माइकल टेकुर पर ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। तभी ब्लडवुल्फ उसके पीछे आ गया और उसने एक लाल ज्वाला छोड़ी। माइकल ने हेलमेट पहने हुए टेकुर के पीछे जाने के लिए 3 सेकंड तक 7 परतों की शक्ति का इस्तेमाल किया, एथिर से घाव किया जो लंबी तलवारों में बदल गया, और टेकुर को ब्लडवुल्फ की लाल ज्वालाओं में धकेल दिया। टेकुर की प्रतिक्रिया गति और फुर्ती दोनों ही काफी तेज थीं, लेकिन बर्फीली धुंध दुश्मनों की गति धीमी करने में माहिर थी। माइकल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बर्फीली धुंध की चपेट में आते ही बाकी सभी को इसके प्रतिकूल प्रभावों को सहना और उनसे पार पाना पड़ा। अब तक सभी टेकुर बर्फीली धुंध की चपेट में कई बार आ चुके थे। उनकी गति सामान्य से थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बड़ा अंतर महसूस नहीं हुआ था। उनके अनुसार सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खड़ा अज्ञात व्यक्ति था। वह बहुत अधिक सोलट्रेट्स का उपयोग कर रहा था, जिससे उसका मुकाबला करने के तरीके खोजना और भी मुश्किल होता जा रहा था। सम्मना ने ब्लडवुल्फ को लाल लपटें छोड़ने से रोकने का आदेश दिया। हेलमेट पहने टेकुर के शरीर पर कुछ जगहों पर झुलसन के निशान थे, लेकिन उसकी ऊर्जा और जोश में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसने अपनी प्रतिक्रिया गति और फुर्ती बढ़ाने के लिए अपनी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया और माइकल के पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय प्रकाश की एक किरण ने टेकुर को घेर लिया और उसके घावों को तेजी से भर दिया। उनके पास एक वैद्य भी है, माइकल ने धीरे से कहा।
उसे उम्मीद थी कि कोई वैद्य अंतरआयामी ध्वज युद्ध में टेकुरों की तरफ से हिस्सा लेगा, लेकिन टेकुर जाति में भी वैद्य बहुत कम थे, इसलिए उनकी संख्या कम होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी आत्मा की क्षमताएं कमजोर थीं। 3 सितारा या उससे अधिक हीलिंग सोल ट्रेट वाले किसी भी टेकुर को साधारण सैनिक बनने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया जाता था। इसका मतलब था कि टेकुर के समूह में मौजूद हीलर का सोल ट्रेट 2 स्टार का था या उससे भी कमजोर। 50 मीटर से अधिक दूरी से किसी को ठीक करने के लिए टेकुर की बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो जाती थी। यही दूरी बाकी बचे 2 टेकुर और हाथापाई करने वाले टेकुर के बीच थी। माइकल की नज़र बाकी बचे टेकुर पर पड़ी। उसने तुरंत हीलर को पहचान लिया और बाकी टेकुर के सोल ट्रेट के बारे में भी पता लगा लिया। ओपस के एनर्जी इम्प्रिंट जैसी सोल ट्रेट। यह अनुकूलित तकनीक ओपस के एनर्जी इम्प्रिंट से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि आप काफी मानसिक शक्ति खर्च कर रहे हैं। ये तो ओपस द्वारा एनर्जी इम्प्रिंट का उपयोग करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने से भी बदतर है। चूंकि किसी भी टेकुर के पास ऐसा सोल ट्रेट नहीं था जो उन्हें हमलों को रोकने या तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता देता, इसलिए माइकल ने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर से निकलने दिया। एक्सट्रैक्शन की किरणें आसपास के वातावरण में फैल गईं और उसके चारों ओर मौजूद ऊर्जा धाराओं से ऊर्जा प्राप्त करने लगी, जबकि उसका मुख्य ध्यान 1000 ग्लेसिकल सुइयां बनाने पर था। माइकल ने अपनी अधिकांश ऊर्जा का उपयोग बर्फ की सुइयां बनाने में किया, जो उन्नत नहीं थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक में एक्सट्रैक्शन की थोड़ी मात्रा डाली गई थी। बर्फ की सुइयां भयानक गति से हवा में उड़ती हुई आईं। सम्मना ने अपने सम्मन्स को उन बर्फीली सुइयों को रोकने और जलाने का आदेश दिया, लेकिन वे सभी को नहीं रोक सके। दर्जनों बर्फीली सुइयां दोनों सम्मन्स से टकराईं, जिसके परिणामस्वरूप उनके शरीर में एक्सट्रैक्शन के अंश प्रवेश कर गए। इंसेक्ट ने एक्सट्रैक्शन के अंशों को उनकी प्राकृतिक सुरक्षा को भेदते हुए उनके शरीर में प्रवेश करने और स्वाभाविक रूप से जड़ जमाने दिया। सम्मन्स की ज्वालाओं ने कई बर्फीली सुइयों को जला दिया, लेकिन उनमें से सैकड़ों अभी भी दोनों टेकुर के पीछे दूर जाकर टकराईं। उन्होंने उनके कवच को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन प्रत्येक बर्फीली सुई जो अपने लक्ष्य से टकराई, उससे हीलर और हीलर के सपोर्ट के शरीर में एक्सट्रैक्शन का एक और अंश प्रवेश कर गया। हालांकि अभी तक कोई निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता था कि वह व्यक्ति सुइयों से वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अपने हमलों के परिणाम से संतुष्ट था। कुछ देर बाद ही वैद्य की सहायक दर्द से कराह उठी। उसकी मानसिक शक्ति पहले से ही उसकी आत्मा की विशेषता और विशेष अनुकूलित तकनीक के कारण अत्यधिक कमजोर हो चुकी थी। जैसे ही निष्कर्षण की शक्ति ने उसके पूरे शरीर पर आक्रमण किया और उसकी जीवन शक्ति और ऊर्जा को तेजी से सोख लिया, सहायक की मानसिक सुरक्षा ध्वस्त हो गई। माइकल के सिर में हल्का सिरदर्द होने लगा था, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश करने वाली जीवन शक्ति के कारण वह दर्द को दूर कर सका। इस जीवन शक्ति ने उसकी मानसिक शक्ति को पुनर्जीवित कर दिया, जिसका उसने अभी तक उपयोग किया था। इस ऊर्जा ने उसे हीले के भीतर मौजूद निष्कर्षण की शाखाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। उसने हीले की ऊर्जा को सोखने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे टेकुर की उपचार क्षमता बेकार हो गई। पीछे मौजूद टेकुर ने अपने जबड़े बेरहमी से चटकाए, जिसके परिणामस्वरूप समनर्स और मेली टेकुर की रणनीति में अचानक बदलाव आया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें माइकल की करतूतों का एहसास हो गया था। दुर्भाग्यवश हीलर और स्पोर्टर के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हीलर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी, और स्पोर्टर का मनोवैज्ञानिक बचाव भी उसकी जीवन शक्ति को तेजी से खत्म होने से नहीं बचा पा रहा था। सम्मना ने अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करके 3 साधारण उग्र रक्तशिल्पियों को बुलाया। माइकल को महसूस हुआ कि सम्मना की ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण वह उनसे जुड़ी हुई थी। वह उग्र रक्तशिल्पियों और रक्तभेड़िए को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन गहन निरीक्षण करने पर माइकल ने कुछ दिलचस्प देखा। सम्मना के हाथ में एक निम्न ऊर्जा पत्थर था। ऊर्जा पत्थर के भीतर संकुचित शुद्ध शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश करने तक पूरे शरीर में फैलने के बजाय सम्मना की ऊर्जा 5 सम्मनों में विभाजित हो गई। सम्मनों ने सम्मना की ऊर्जा का उपयोग करके अपनी लाल अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने शरीर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित करके अस्थायी रूप से अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाया। लगता है यह उम्मीद से थोड़ा ज्यादा मजेदार होने वाला है। जमाना और काटना। मेली टेकुर कुछ हद तक तेज था, लेकिन जिरह लोअर वास्तव में उससे भी तेज था जब उसने अपने सोलिट्रेट और विरासत तकनीक गॉड स्पीड का एक साथ इस्तेमाल किया। मेली टेकुर की गति को पार करने के लिए माइकल को अपने शरीर पर संवर्धन की 6 गुना परत लगानी पड़ी। अपनी सोल ट्रेट के कारण टेकुर की प्रतिक्रिया का समय बेहद कम था।
हालांकि माइकल ने बिना किसी अतिरिक्त शक्ति के रॉक आइज का उपयोग करके लगभग उसके बराबर प्रतिक्रिया दी। रॉक आइज और स्पिरिट गेज के बीच संबंध के कारण माइकल को प्रतिक्रिया गति में बढ़त हासिल हुई। माइकल के लिए एकमात्र चुनौती ये थी कि टेकुर की मानसिक दृढ़ता और कवच को भेदना काफी कठिन था। माइकल ने कुछ ही सेकंड में सम्मना के 5 सम्मनों के अंदर निष्कर्षण की लताएं डाल दी। मॉन्स्टर सम्मनों की सहज प्रवृत्ति ने उन्हें लताओं को अपने शरीर में जड़ जमाने से रोकने के लिए कहा, लेकिन माइकल ने उन पर स्पिरिट डिस्टर्बेंस का प्रयोग करके उनकी मानसिक सुरक्षा को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। स्पिरिट डिस्टर्बेंस ने उन लक्ष्यों के दिमागों पर आध्यात्मिक हमला कर दिया जिन पर माइकल ने निशाना साधा था। चूंकि रॉक आइज 6 स्टार तक पहुंच गया था और स्पिरिट गेज भी 6 स्टार सोलिट्रेट बनने की राह पर था, इसलिए स्पिरिट डिस्टर्बेंस की घातकता नए स्तर पर पहुंच गई। यहां तक कि तीसरे स्तर के अवेकेंड को भी अपनी मानसिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और अपने दिमाग की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से एक तकनीक का उपयोग करना पड़ा ताकि स्पिरिट डिस्टर्बेंस उन पर ज्यादा असर न करे। फिर भी उन्हें अपने दिमाग में एक तीव्र चुभन महसूस होगी। दूसरी ओर जिन्होंने माइकल के हमले को नहीं रोका, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनके दिमाग में अचानक तूफान आ गया हो। परिणामस्वरूप उनका दिमाग सुन्न हो गया और कुछ ने तो एक पल के लिए अपने शरीर पर नियंत्रण भी खो दिया। माइकल स्पिरिट डिस्टर्बेंस, संपीड़ित ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स और कुछ अन्य सोलिट्रेट का उपयोग करके मॉन्स्टर समन्स, जिनमें ब्लडवुल्फ भी शामिल था, को मार सकता था, लेकिन वह उनके लिए इसे इतना आसान नहीं बनाना चाहता था। माइकल शेष टेकुर से लड़ते हुए अपनी ऊर्जा और जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मॉन्स्टर समन्स का उपयोग करना चाहता था। हेलमेट सोलिट्रेट वाला मेली टेकुर एकमात्र ऐसा था जिसका सोलिट्रेट उसे युद्ध में सक्रिय रूप से सहायता करता था। समनर्स, स्पोटर और हीलर के सोलिट्रेट अन्य उपयोगों के लिए थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे लड़ नहीं सकते थे। उनके पास शायद कोई ऐसी विशेष तकनीक न हो जो उनकी युद्ध क्षमता को बढ़ाती हो, लेकिन वे युद्ध में प्रशिक्षित थे और अपने श्रेष्ठ शारीरिक बल का उपयोग करके माइकल के लिए खतरा बन सकते थे। क्या यह उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ाने की तकनीक है या वे जन्मजात रूप से मनुष्यों से अधिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं? उनका कवच अत्यंत लचीला है और इसलिए हमलों को रोकने में सक्षम है, जबकि उनके पंजे रेजर की तरह तेज हैं। ऐसा क्यों लगता है कि टेकुर हत्या की मशीन बनने के लिए ही पैदा हुए थे? माइकल ने अपने उग्र मन को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। इसके बाद उसने मेली टेकुर के चारों ओर एक विशाल हिमखंड प्रकट किया और उसमें इंसर्ट का प्रयोग किया। इंसर्ट को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया था कि यदि टेकुर हिमखंड को नष्ट करने का साहस करता है, तो वह ठंड और जमा देने वाली धुंध को टेकुर में प्रवाहित कर देगा। इस तरह माइकल ये सुनिश्चित कर सकता था कि टेकुर या तो कुछ सेकंड के लिए निष्क्रिय हो जाएगा, या यदि वह अपने चारों ओर के नाजुक हिमखंड को तोड़ने का साहस करता है, तो वह कमजोर हो जाएगा। लेकिन उसने मेली टेकुर की हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह ब्लडवुल्फ के पीछे आ पहुंचा, जिसने माइकल को राख में बदलने के लिए लालज्वाला छोड़ी थी। माइकल ने अपने शरीर पर 5 सेकंड के लिए एनहेंसमेंट की 2 और परतें लगाईं, जिससे उसकी गति बढ़ गई और उसके नीचे की जमीन फट गई। वह ब्लडवुल्फ के बगल में प्रकट हुआ और एथिर कृपान से उसे कई चोटें पहुंचाईं। एथिर कृपान ने ब्लडवुल्फ के पैरों में गहरी चोट की, जिससे उसकी नसें साफ कट गईं। दर्द से चीखते हुए ब्लडवुल्फ जमीन पर गिर पड़ा, उसके पैरों से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। माइकल ने फायरी ब्लडहाउंड्स को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। उसने कृपान को उनके पिछले पैरों में घुसाया और एक ही झटके में उन्हें काट डाला। एथेर को प्रबलित तलवारची और संवर्धन से सशक्त बनाना वास्तव में शानदार था। इसने एथेर को अपार शक्ति प्रदान की। सम्मना के पालतू जानवर बेकार हो गए थे। वे माइकल की संपत्ति बन गए थे, क्योंकि वह लगातार उनकी ऊर्जा और जीवन शक्ति को सोखता जा रहा था। 3 गैर लड़ाकू टेकुर माइकल की ओर दौड़े। उनके इरादे स्पष्ट थे। वे माइकल को आमने सामने की लड़ाई में मारना चाहते थे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि माइकल उनकी ऊर्जा और जीवन शक्ति को सोख सकता है। स्पोटर सबसे ज्यादा हताश थी। उसकी मानसिक सुरक्षा पहले ही उसके सोलिट्रेट और विशेष तकनीक के इस्तेमाल से कमजोर हो चुकी थी। वह अपने शरीर के भीतर फैल रही एक्सट्रैक्शन की लताओं को रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकती थी, जो तेजी से फैलकर उसकी जीवन शक्ति और ऊर्जा को खा रही थी। वह माइकल के सामने प्रकट हुई और उस पर हमला कर दिया। माइकल ने पीछे हटते हुए एक्सट्रैक्शन की कई शाखाएं छोड़ीं। अगले ही पल इंसर्ट का प्रयोग किया गया। माइकल ने एक्सट्रैक्शन की उन शाखाओं पर इंसर्ट का प्रयोग किया जो स्पोटर के शरीर और कवच से टकराने के लिए आगे बढ़ी थीं। कुछ लताएं उसके कवच में घुस गईं और धीरे धीरे कवच को बांधे रखने वाले अणुओं को सोखने लगीं, जबकि बाकी बची हुई लताएं उसके पूरे शरीर में फैल गईं।
अपनी कमजोर मानसिक शक्ति के कारण हमलों को रोकने में असमर्थ टेकोर केवल अपनी ऊर्जा के खत्म होते हुए देख सकती थी। कुछ ही समय बाद उसकी जीवन शक्ति खतरनाक रूप से कम हो गई। इसी बीच माइकल जोश और ऊर्जा से भरपूर था। उसने रोक आइज पर एनहेंसमेंट का प्रयोग किया, स्पिरिट गेज को सक्रिय किया और स्पिरिट गेज पर भी एनहेंसमेंट का प्रयोग किया। ठीक उसी समय जब टेकोर का हीलर उसके पास पहुंचने वाला था, उसने स्पिरिट डिस्टर्बेंस छोड़ दिया। हीलर ने माइकल की सुनहरी आंखों में सीधे देखा। अगले ही पल उसका शरीर उसकी बात सुनना बंद कर दिया और उसका दिमाग चारों ओर से आक्रमण की चपेट में आ गया। वह अपनी पूरी ताकत से चीखा, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सका। इससे पहले कि कई परतों में संवर्धन और प्रबलित तलवार ऊर्जा से ढकी एथिर लॉन्गस्वॉर्ड पूरी शक्ति से उसके गले को भेद गई। माइकल ने तलवार को एक बार घुमाया और जैसे ही उसे बाहर निकालने वाला था, तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। सम्मना और मेले टेकोर आ चुके थे। मेले टेकोर ने ग्लेसिकल को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण उसकी भुजाएं आधी जम गई थीं। माइकल ने एथिर को छोड़ दिया और उसे अपने युद्ध मंत्र में समाहित कर लिया। उसने सम्मना के पंजों को रोकने के लिए एथिर को फिर से उसके ढाल रूप में बुलाया। दूसरी ओर मेले टेकोर की तलवारें इस बार माइकल को भेदने में सफल रहीं। मेली टेका उनके करीब आया और माइकल की ऊपरी बांह पर वार किया। घाव से खून बहने लगा, लेकिन माइकल ने अपना पूरा ध्यान मेली टेका पर नहीं लगाया। इसके बजाय उसने उसे 2 बार वार करने दिया और एथिर शील्ड के साथ आगे बढ़ा। उसने शील्ड को सम्रना टेका पर जोरदार प्रहार किया और फिर उसे 2 खंजरों में बदल दिया। सम्रना पीछे की ओर धकेल दिया गया और उसका एक पैर उस छोटे से गड्ढे में फिसल गया जिसे माइकल ने एक्सट्रैक्शन का उपयोग करके जल्दी से खोदा था। गड्ढा इतना गहरा नहीं था कि वह उसमें गिर जाए, लेकिन सम्रना का पैर उसमें खींचने के लिए काफी था। टेकोर का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। माइकल अभी भी टेकोर से काफी ऊंचा था और उसे उम्मीद थी कि दुश्मन गिर जाएगा। उसने इसी गति का फायदा उठाते हुए एथिर खंजर को टेकोर की आंखों में घुसा दिया, जो उसके सिर के भीतरी हिस्से तक पहुंच गए। सम्मना चीखा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। माइकल ने एथिर खंजरों को टेकोर के सिर में और गहरा धकेल दिया, फिर उन्हें अपने युद्ध मंत्र में वापस ले लिया। जैसे ही खंजर गायब हुए, माइकल ने सम्मना की आंखों के आर पार कई संकुचित ग्लेसिकल छोड़े। उसने इच्छाशक्ति से उन ग्लेसिकल को टेकोर के सिर के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचते ही चकनाचूर कर दिया और उसके सिर को जमाकर उसे मार डाला। जैसे ही माइकल को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ, वह तुरंत एक तरफ लुढ़क गया। रोक आइज ने तुरंत मेली टेकोर को पहचान लिया। टेकोर पहले से ही उसके पीछे था, माइकल के सिर में अपनी तलवारें घुसाने के लिए तैयार। माइकल ने अपने दुश्मनों की सटीक चालों का अनुमान लगाने और उन्हें पहचानने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को मोड़ा और थोड़ा सा हट गया। हालांकि मेली टेकोर भी धीमा नहीं था। उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपने ड्रैगन जैसे नुकीले दांतों की दिशा बदल दी। अब माइकल को फैसला लेना था। उसने दांत भींचे, अपनी भुजाएं उठाईं और अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए एक विशाल एथिर शील्ड का आह्वान किया। अगले ही पल मेली टेकोर के ब्लेड माइकल की जांघों को भेद गए। अगर वह माइकल को एक ही बार में नहीं मार सकता था, तो कम से कम उसे कमजोर करके उसे गतिहीन कर देना ही बेहतर था। माइकल दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह सहन किया। उसने दांत पीसते हुए मेली टेकोर की आंखों में गहराई से देखा। एथिर गायब हो गया और माइकल के हाथ तेजी से आगे बढ़े। उसने टेकोर की कलाई पकड़ ली और मुस्कुरा उठा। तुम मुझे मिल गए। फिर माइकल ने विस्फोटक ढंग से आसपास के क्षेत्र में जमा देने वाली धुंध छोड़ी। उसने पौराणिक अंगूठी कलाकृति में संग्रहित ऊर्जा छाप की शक्ति का थोड़ा सा उपयोग करके 10 गुना वृद्धि की परत उत्पन्न की। उसने इस 10 गुना वृद्धि की परत को ग्लेसिकल पर लगाया, जिससे माइकल और मेली टेकोर के चारों ओर जमा देने वाली धुंध का दूसरा विस्फोट हुआ। उसका अगला कदम था इंसर्ट का उपयोग करना और फिर अपने चारों ओर फैली जमा देने वाली धुंध को मेली टेकोर के शरीर में प्रवेश कराना। ठंड से मर जाओ, कमीने। उनके चारों ओर जमी हुई बर्फीली धुंध हिलने लगी। ये और घनी हो गई और टेकोर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कहीं से अचानक बर्फीला तूफान आ उठा हो, एक विशाल खाली मैदान में एक सुंदर चमकता हुआ बर्फीला तूफान। बर्फीली धुंध टेकोर की ओर आकर्षित हो रही थी। वह उसकी ओर खींची चली गई और उसे छूते ही उसके शरीर में प्रवेश कर गई। शुरुआत में खिंचाव बल कमजोर था। बर्फीली धुंध के केवल कुछ कण ही टेकोर की ओर खींचे चले गए, लेकिन 10 सेकंड के भीतर ही बर्फीली धुंध ने टेकोर पर हमला कर दिया। ये चारों ओर से उस पर हावी हो गई और उसकी त्वचा और कवच को जमा दिया। माइकल ने टेकोर की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने सामने एक तेज चटकने की आवाज सुनी। अगले ही पल माइकल ने खुद को अपने हाथों में 2 जमे हुए पंजे पकड़े हुए देखा। पंजे अभी भी अजगर के दांतों को पकड़े हुए थे, लेकिन माइकल ने उन्हें खींच लिया ताकि तेज धार वाले ब्लेड उसे और गहरा न काट दें। उसकी जांघों से खून का फव्वारा फूट पड़ा। माइकल दर्द से कराह उठा, लेकिन दर्द उसे बचे हुए दुश्मनों से उनकी बची हुई जीवन शक्ति निचोड़ने से नहीं रोक पाया। बुलाए गए राक्षस और उसका साथी दोनों ही मारे गए।